हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टीटीएफबी की कि आप अपनी वेबसाइट का टीटीएफबी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि टीटीएफबी होता क्या है, कैलकुलेट कैसे होता है। तो मैंने एक वेबसाइट खोली है मेकमाईट्रिप.com और मैं नेटवर्क के अंदर हूँ और फिर इसके बाद मैं जा रहा हूँ डॉक के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं माउस ओवर करूँगा डॉक पे तो ये पेज लोड होने में क्या क्या चीज़ें हुई है वो आपको डिटेल में दिख जाएंगे। तो पहले वो क्यू में गया, फिर वो स्टॉल्ड में, फिर डीएनएस लुकअप हुआ, फिर कनेक्शन हुआ, फिर एसएसएल जो हमारा एचटीटीपीएस होता है, फिर रिक्वेस्ट सेंड हुई है सर्वर पे, उसने कैलकुलेशन किया, फिर वो डाउनलोड हुआ है। तो ये सारी चीज़ों में जो टाइम लगा है इसमें से 21 एम को छोड़ दें, कंटेंट डाउनलोड इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ टीटीएफबी। बाकी का जो टाइम है वो सारा टीटीएफबी कहलाता है। तो यानी कि अगर इसमें से 21 सेकेंड हटा दें तो 750 के लगभग जो है इसको टाइम लगा है। क्यूइंग और स्टॉल्ड ये इंटरनल यानी कि ये जो सिस्टम है आपका, जो नेटवर्क है, उससे रिलेटेड मैट्रिक्स हैं। तो ये अगर आप टूल में चेक करेंगे, जैसे कि ये एक टूल है, अगर यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं एलसीपी या टीटीएफबी या पेज इनसाइट में अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं होती हैं। ये सिर्फ तब चेक होती है जब आपका रियल कोर वाइटल का डेटा आता है जिसमें टीटीएफबी आता है, यानी कि फील्ड डेटा अगर आप कहें, उसमें ये चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन लैब डेटा में ये चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आज मैं आपको इन डेप्थ ले जाने वाला हूँ टीटीएफबी के अंदर। अब हम डिटेल पे जाएंगे वापस से। सबसे पहले हम जाएंगे बेनिफिट्स। इन सारे स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। तो पेज लोड टाइम इम्प्रूव होगा, आपका कोर वेब वाइटल्स इम्प्रूव होंगे। कोर वेब वाइटल्स रैंकिंग फैक्टर है तो एसईओ और रैंकिंग भी इम्प्रूव होगा। अगर पेज फास्टर लोड होगा तो यूज़र एक्सपीरियंस, एंगेजमेंट, बाउंस रेट ये भी इम्प्रूव होंगे। और ये सारी चीज़ें अगर इम्प्रूव होंगी तो सेल, कन्वर्जन्स, रेवेन्यू आपके बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी बात की थी, क्यूइंग, इंस्टॉल्ड, और ये आपका डीएनएस लुकअप टाइम है, ये आपका टीसीपी बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं हम टीएलएस। इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट की है, सर्वर प्रोसेसिंग टाइम है। तो ये सारे मिलके आपका वेटिंग फॉर द फर्स्ट बाइट यानी कि टीटीएफबी बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं क्या चीज़ है। क्यूइंग जो है, वेटिंग फॉर ए ग्रीन लाइट फ्रॉम द ब्राउज़र, यानी कि आपकी वेबसाइट को ओपन होने के लिए बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी, कनेक्शन बनते हैं, हैंडशेक्स होते हैं, बंडल्स जाते हैं आते हैं, साइट का नाम जो है वो वेरीफाई होता है, प्रोटोकॉल्स चेक होते हैं। तो उन सब में टाइम लगता है। वो टाइम ही टीटीएफबी होता है, जिसका सर्वर और बाकी चीज़ें फास्ट होंगी, अच्छी सर्विस होगी, सीडीएन होगा, कैशे होगा, जिसकी भी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, तो उतना ही आपका टीटीएफबी अच्छा होगा। तो क्यूइंग में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो ब्राउज़र है वो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, या बहुत बहुत टाइम से वो चला नहीं है तो वो रेस्पॉन्स करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें पहले से चल रही हैं तो वो क्यू में चली जाती हैं। तो जो ब्राउज़र रेस्पॉन्ड करने में टाइम लेता है उसे बोलते हैं क्यूइंग। अगर बहुत देर से आपने ब्राउज़र यूज़ नहीं किया और एकदम से आप कोई साइट हिट करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा। फिर आता है स्टॉल्ड, वेटिंग फॉर ए ग्रीन लाइट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लोकल नेटवर्क। तो आप इंटरनेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत पुराना और कम बैंडविड्थ वाली नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल से चलाते हैं तो ठीक ठाक डेटा आता है, और ब्रॉडबैंड से चलाते हैं तो बहुत फास्टर इंस्टॉल टाइम आएगा। तो वो डिपेंड करता है आपका लोकल नेटवर्क कैसा है। जैसे कि पुअर बैंडविड्थ वाली जो कंट्रीज़ है, नाइजीरिया, फ़िलीपींस, वहाँ पे क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम और लोकल नेटवर्क बहुत ही स्लो होते हैं। तो उससे क्या होता है, ये चीज़ें बहुत ही कह सकते हैं टाइम लेती हैं। तो उन कंट्रीज़ के लिए टीटीएफबी हमेशा हाई आता है जहाँ पे बैंडविड्थ और पुराने इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। डीएनएस लुकअप, तो ये क्या करता है, आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो यानी कि कभी भी जो बैकएंड में जो भी इंटरनेट पे चीज़ें सिंपल तरीके से नहीं चलती हैं, उन्हें बाइनरी फॉर्म में,
बंडल्स में, ये सब आईपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, तभी वो वहाँ पहुँचती हैं। फिर वहाँ उन्हें रीड किया जाता है, वापस एक्नॉलेज भेजा जाता है। टीसीपी हैंडशेक ये क्या करता है कि ये एस्टेब्लिश करता है कनेक्शन क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लाइंट से मतलब है यहाँ ब्राउज़र, सर्वर से मतलब है आपका जो सर्वर है। तो वो हैंडशेक करते हैं कि हाँ जी, अब हम आगे बहुत बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भेजने वाले हैं, तो एक कनेक्शन बन जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब जाएंगे तो ही ये टाइम लगेगा, फिर उसके बाद ये टाइम नहीं लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ये है जो फर्स्ट टाइम में ही टाइम लगती हैं। अब है टीएलएस हैंडशेक। ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि सिक्योरिटी और एनक्रिप्टेड कनेक्शन, जो कीज़ होती है एनक्रिप्शन की, वो मैच कर रही हैं कि नहीं। तो एक तरह से जो आपने HTTPS लगाया हुआ है वो सारी चीज़ें इंश्योर करता है कि सिक्योरिटी वाइज और एनक्रिप्शन जो है आपका वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, वो एस्टेब्लिश है या नहीं। फिर उसके बाद जाती है HTTP रिक्वेस्ट। तो ब्राउज़र HTTP रिक्वेस्ट भेजता है प्रोटोकॉल के थ्रू। तो HTTP 1.1, HTTP 2, HTTP 3। तो 1.1 तो बंद हो चुका है बहुत पहले, अभी HTTP 2 और HTTP 3 चल रहा है। 3 अभी लेटेस्ट है तो बहुत कम लोग ही यूज़ कर रहे हैं, पर जितना अपग्रेडेड आप लोगे उतना अच्छा बेनिफिट है। इसकी भी डिटेल में बात करेंगे। वेटिंग फॉर सर्वर रेस्पॉन्स। तो अब सर्वर पे क्या है, कैलकुलेशन होती है बहुत सारी कि वो रिक्वेस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग HTML ढूंढ के लाता है, या फिर जेसन फाइल एग्जीक्यूट करेगा, DB चेक करेगा। तो जो भी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कुकीज़ बनाएगा। तो जो भी चीज़ें करनी होती हैं सर्वर को, वो चीज़ें वो करके तब वो रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाएगा, तब वो HTML को डाउनलोड करने के लिए भेजेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब के बिना TTFB अधूरी है। इनको आप डिटेल में देखेंगे। क्यूइंग में क्या होता है, द ब्राउज़र इज़ बिजी परफॉर्मिंग ए हाई प्रायोरिटी इंटरनल टास्क लाइक गार्बेज कलेक्शन और हैंडलिंग ए प्रीवियस पेज क्लीन अप बिफोर इट कैन स्टार्ट द न्यू रिक्वेस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, वो बिज़ी है तो वो टाइम ले लेगा। तो वो बहुत सारे काम ब्राउज़र बैकएंड में करता रहता है, जैसे गार्बेज क्लीन अप। और दूसरा है HTTP 1.1 कनेक्शन लिमिट। तो कभी कभी क्या होता है, जब भी रिक्वेस्ट आती है तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग रिक्वेस्ट जाती है अलग अलग रिसोर्सेज की। तो HTTP 1.1 में एक लिमिट होती है, ये 6 ही रिक्वेस्ट एक बार में भेज सकता है, बाकी की आपकी क्यू में चली जाती हैं, तो क्यूइंग टाइम बढ़ जाता है। तो इसीलिए HTTP 1.1 बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है, तो इसीलिए इसे का यूज़ अब बंद हो गया लगभग। अब HTTP 2 या 3 यूज़ करते हैं लोग। कैशे एलोकेशन। तो ब्राउज़र पे क्या है कि बहुत सारी वेबसाइट बोल देती हैं, अलाउ करती हैं कि आप कैशे रख लीजिए, सेव कर लीजिए मेरे रिसोर्सेज का, क्योंकि बार बार मैं जब भी लोड करोगे आप मेरी साइट को तो मेरे रिसोर्सेज अपने आप लोड हो जाएंगे। तो ये डिटेल में हम जाएंगे इसके बारे में भी। तो कैशे आपकी ब्राउज़र में सेव होती है, उसमें भी ब्राउज़र कभी कभी बिजी होता है, तो ये सारी चीज़ों में ब्राउज़र बिजी होता है, इससे क्यूइंग टाइम बढ़ सकता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है हमारी तरफ से। ये बस यानी कि यूज़र के सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है। वो अगर अच्छा नेट अच्छे सिस्टम यूज़ कर रहा है, ब्राउज़र उसका मतलब अप टू डेट है, तो वो अच्छी आएगी, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती है, ताकि आप एनालाइज कर सकें TTFB को। दूसरी चीज़ है स्टॉल्ड कनेक्शन रीयूज। द ब्राउज़र इज़ वेटिंग फॉर द एग्जिस्टिंग TCP connection to finish a previous task so it can be reused for this request. Proxy negotiation, if you are behind a corporate proxy firewall, time taken to figure out. बहुत सी कंपनीज में क्या है, फायरवॉल रहते हैं कि वो चेक करते हैं कोई मतलब अडल्ट साइट तो नहीं है, या फिर कुछ और कोई मालवेयर तो नहीं है, तो वो फायरवॉल्स चेक करने में जो टाइम लेती है वो स्टॉल्ड के अंदर आता है। दूसरा है हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU अगर स्लो है या पुराने टाइम का आपने अगर सिस्टम यूज़ किया हुआ है तो वो टाइम लेते हैं, तो वो स्टॉल टाइम है। इसमें भी आप कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, यूज़र जो यूज़ करेगा वो यूज़ करेगा, पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस कंट्री के यूज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसीलिए इसका TTFB बढ़ा हुआ है। तो एनालाइज करना इजी हो जाता है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। ये
जो क्यूइंग है वो लोकेशन उसकी इनसाइड द ब्राउज़र्स लॉजिक बिटवीन द ब्राउज़र एंड द ओएस नेटवर्क। तो पहले ब्राउज़र टाइम लेता है, फिर उसके बाद वो लोकल इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, तो फिर वो टाइम लेता है। तो ये दोनों टाइम क्यूइंग और स्टॉल्ड कहलाते हैं। टू मैनी रिक्वेस्ट वेट फॉर योर टर्न, इसमें अगर क्यूइंग में टाइम लग रहा है उसका रीज़न ये हो सकता है। लुकिंग फॉर ए वे आउट टू द इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है तो उसमें ये स्टॉल टाइम ले लेता है। कॉमन फिक्स क्या है, HTTP2 HTTP3 अगर आप यूज़ करोगे तो टू मैनी रिक्वेस्ट के केस में ये यहाँ पे एक अच्छा एक बेनिफिट है कि 2 या 3 ही यूज़ करना है। इसे कैसे चेक करें कि 2 है या 3 है, वो मैं बताऊंगा आपको। आपकी साइट में कौन सा HTTP2 लगा हुआ है, HTTP3। चेक फॉर VPN प्रॉक्सी और हाई CPU यूजेज ऑन द लोकल मशीन, तो ये आप चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि, और उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं साइट को कि पुअर और पुराने सिस्टम्स में आपकी साइट स्लो है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये भी एक फिक्स हो सकता है। इसके लिए आपको टेस्टिंग करनी होगी पुराने सिस्टम्स में। आप विजिट्स देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में कि किस सिस्टम पे किस ओएस पे विजिट्स आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग कर सकते हैं। तीसरा है DNS ऑप्टिमाइजेशन। यूज़ फास्ट DNS प्रोवाइडर्स, जैसे कि CDN प्रोवाइडर्स होते हैं। CDN प्रोवाइडर्स में है आपका क्लाउडफ्लेयर, Akamai, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका CDN फास्ट हो जाता है। CDN कैशिंग आप अनेबल कर लीजिए, वो भी आप करवा सकते हैं। रिड्यूस नंबर ऑफ़ डोमेन्स, तो क्या है, सब डोमेन्स हम बहुत यूज़ करते हैं, api.example.com, cdn.example.com। फिर उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं प्री कनेक्ट और DNS प्री फैच। तो कुछ सब डोमेन्स होते हैं और थर्ड पार्टी डोमेन्स होते हैं, उनके लिए प्री कनेक्ट और DNS प्री फैच यूज़ किया जाता है। जैसे कि फ़ॉन्ट, गूगल फ़ॉन्ट्स हम यूज़ करते हैं, उनके लिए प्री कनेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका एक DNS टाइम बच जाएगा। तो इस तरह आप DNS ऑप्टिमाइज़ करके TTFB इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथा है TCP ऑप्टिमाइजेशन। TCP हैंडशेक इज़ ए 3-स्टेप प्रोसेस यूज्ड बाय द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल to establish a reliable synchronized connection between a client and server before data transfer। तो अब क्या करते हैं, क्लाइंट और सर्वर सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, हाँ हैंडशेक करते हैं कि हाँ भाई हम सही जगह है या नहीं, हम सही बंदे को अपना डेटा दे रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए वो की ट्रांसफ़र और बाकी चीज़ें वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये है कि राउंड ट्रिप टाइम को हमें कम करना होगा। तो उसके लिए अनेबल कीप अलाइव, तो आपको चेक करना होगा कि कीप अलाइव अनेबल है या नहीं। इससे क्या होता है कि रीयूज़ हो जाता है सेम TCP, तो बार बार जब हिट करेंगे तो वो सेम यूज़ कर लेगा। दूसरा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, यानी HTTP3 क्विक UDP प्लस TLS 1.3 के थ्रू HTTP3 आप यूज़ कर सकते हैं। तो H2 यूज़ कर रहे हैं, हम H3 यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या है राउंड ट्रिप टाइम कम हो जाता है। राउंड ट्रिप टाइम क्या है, राउंड ट्रिप टाइम है कि पहले रिक्वेस्ट जाती है, वो बोलती है कि मैं एक्नॉलेज करने आया हूँ, वो एक्नॉलेज कर लेते हैं, फिर वो वापस जाती है, फिर वो दूसरी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ये चीज़ें मैं लेके आया हूँ। इस तरह से थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। ये क्लाइंट ने सिंक्रोनाइज भेजा, फिर उन्होंने एक्नॉलेज किया, फिर इन्होंने वापस सर्वर को एक्नॉलेज करके भेज दिया। तो ये एक तरह से वेरिफिकेशन है। तो जाने आने का जो टाइम है उसे बोलते हैं RTT, यानी कि राउंड ट्रिप टाइम। तो राउंड ट्रिप टाइम में अगर HTTP3 यूज़ कर रहे हो तो रिप्ले अटैक बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आप गेट मेथड में ही इसे यूज़ करें। तो ये एक प्रिकॉशन आपको लेनी है। थोड़ी डेप्थ नॉलेज है, पर इसके बारे में आप डिटेल में धीरे धीरे और पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि ये चीज़ें क्या हैं। इसके लिए आपको आपके CDN प्रोवाइडर्स, आपके सर्वर, पहले तो चेक करना होगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। अब आता है TLS हैंडशेक एस्टेब्लिश सिक्योर एन्क्रिप्शन कनेक्शन। तो आप HTTPS यूज़ करते हैं, बिना उसके साइट चलाना बेकार है आज के दिन में। तो उसमें क्या होता है, इनक्रिप्शन होता है,
इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, की एक्सचेंज, तभी वो जाके अपना डेटा ट्रांसफ़र अलाउ करता है, तो वो सारी चीज़ें चेक कर लेता है। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी वाइज कनेक्शन इस्टेब्लिश है। इसको ऑप्टिमाइजेशन का तरीका ये है, कीप अलाइव यूज़ कीजिए, सेशन रीयूज़ आप यूज़ कीजिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि S3 यूज़ कीजिए। S3 आप TLS 1.3 और UDP पे यूज़ होता है आजकल, जिसे QoS बोलते हैं। और इसमें क्या है, 0 RTT में काम हो जाता है। 1.2 है जो एज ए फॉलबैक यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं सिस्टम में। S3 यूज़ यानी HTTP 3 सपोर्ट नहीं होता है, किसी किसी ब्राउज़र में नहीं होता है, पुराने जो ब्राउज़र चल रहे हैं, तो इसलिए फॉलबैक ज़रूर लगाएं। TLS 1.0 1.1 इंटायरली डिसेबल कर दें, ये इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं अब, ये बहुत पहले यूज़ होता था, इससे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और SSL जो है ECDSA यूज करें बजाय RSA की। इसे कैसे चेक करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले हम HTTP 2 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। TCP हैंडशेक होता है, फिर TLS हैंडशेक होता है जैसा हमने पढ़ा, फिर HTTP 2 रिक्वेस्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं HTTP 3 में। TCP और TLS यानी कि नॉर्मल हैंडशेक और सिक्योरिटी हैंडशेक दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो इससे क्या है, आपकी एक राउंड ट्रिप बच गई। तो टाइम बच गया। एक राउंड ट्रिप हो सकता है 80 ms ले ले, तो 80 ms बच गए, बहुत बड़ी बात है। और दोबारा हिट जा रहा है तो इसे एक ही हिट में काम हो जाएगा। तो रीयूज़ के केस में तो 0 RTT बोलते हैं इसे, कि अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसे 0 RTT बोलते हैं। अब हम बात करेंगे HTTP रिक्वेस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। तो लेटेस्ट प्रोटोकॉल यूज़ करें 2 या 3। स्मॉलर हेडर्स यानी कि अननेसरी कुकीज़ और फालतू के हेडर्स ना भेजें, तो जो ज़रूरत है उतना ही हेडर भेजने हैं। CDN सर्वर कैशे यूज़ करें। कैशे क्या करता है, आपकी फाइल्स को तुरंत भेज देता है वो, और आपके जो CDN सर्वर हैं वो हर जगह होते हैं। जैसे कि इंडिया में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, इन 4 जगह सर्वर हैं। तो आप दिल्ली से ओपन करोगे तो दिल्ली के सर्वर से जल्दी से उठा के ले आएगा, ना कि मुंबई से आने के। तो आपकी नियरेस्ट लोकेशन पे CDN होते हैं तो वो जल्दी डेटा आ जाता है। तो इसके ये फ़ायदा है कैशे का। कंप्रेस पेलोड्स एंड अवॉइड लार्ज पेलोड साइज़। तो हम ये चीज़ें भी कम करके इसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट को। HTTP रिक्वेस्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें जाती हैं पेलोड्स में, डॉक्स, API कॉल्स, JSON फाइल्स, ये सब जाती हैं। ब्राउज़र कैसे सेकंड हिट पे हेल्प करेगी, फर्स्ट पे तो नहीं करेगी। तो हम जितने भी रिसोर्सेज हैं जो बार बार चेंज नहीं करने पड़ते हमें, या जब भी चेंज करें तब आप कैशे को फ्लश कर सकते हैं, वो रीजनरेट हो जाते हैं। वर्जनिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप ब्राउज़र कैशे यूज़ करके भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सेकंड हिट पे काम करती है, फर्स्ट हिट पे काम नहीं करती है। डॉक साइज़ को थोड़ा सा कम करें ताकि जो स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं ट्री, जो ट्री बनती है वो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी और टाइम नहीं लगेगा सर्वर पे। तो वेटिंग फॉर सर्वर रेस्पॉन्स, राउटिंग, DB क्वेरीज, API कॉल्स, कैशे लॉजिक, ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन, सर्वर साइड रेंडरिंग, एरर हैंडलिंग, कंप्रेस रेस्पॉन्स यानी कि GZIP और कंप्रेशन जो होता है वो भी इसी पे होता है, फर्स्ट बाइट सेंड। तो ये सारी चीज़ें इस पे होती हैं। अगर API कॉल्स हैं, DB क्वेरीज हैं, कैसे का कोई लॉजिक है, ऑथेंटिकेशन भी होगा, वैलिडेशन होंगे, सर्वर साइड रेंडरिंग, एरर हैंडलिंग भी यहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें सर्वर पे होती है जब रिक्वेस्ट आती है। तो इन सब में टाइम ना लगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑप्टिमाइज़ करनी होंगी। इसके लिए सबसे पहले आपके पास सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होस्टिंग होनी चाहिए। तो यूज़ ऑटो स्केलिंग, यूज़ रिवर्स प्रॉक्सी। ऑटो स्केलिंग में ये क्या होता है कि टू प्रिवेंट सर्वर ओवरलोड एंड टू रिड्यूस क्यूइंग टाइम, ऑटो स्केलिंग एड्स रिमूव्स सर्वर बेस्ड ऑन ट्रैफिक लोड। यानी कि ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है। यानी मल्टीपल सर्वर्स आपके पास होते हैं ऑटो स्केलिंग के अंदर, तो इस पे ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो दूसरे वाले पे भेज दिया। ऐसा ही कुछ होता है लोड बैलेंसिंग, एनजिनिक्स और अपाचे के थ्रू करते हैं। एनजिनिक्स ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल, ओपन सोर्स भी है आई थिंक।
और CPU और रैम बढ़ा सकते हैं आप सर्वर की, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है, आपके TTFB ज़्यादा है तो आप बढ़ा सकते हैं। यूज ए CDN, सर्व कंटेंट फ्रॉम लोकेशंस क्लोजर टू यूजर्स टू रिड्यूस लेटेंसी एंड इम्प्रूव। तो CDN मैंने आपको बताया, क्लाउडफ्लेयर, अकमाई, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। उन पे बहुत सारे फीचर्स पहले से अनेबल्ड होते हैं, जैसे HTTP 3, अलाइव और HTTPS से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेशन है वो लेटेस्ट होते हैं, तो अपग्रेडेड चीज़ें वो यूज़ करते हैं। तो वो तो एक तरह से आप कीजिए CDN यूज़ किया आपने, TTFB के सारा काम जो मैंने बताया वो सब आपने यूज़ कर लिया। अब कैशिंग में CDN सर्वर कैशिंग, सारे जितने भी आपकी फ़ाइल्स और वो हैं वो आपको कैशे करनी चाहिए। अगर डायनेमिक कंटेंट है तो उस केस में आपको डायनेमिक कैशिंग भी होती है, वो कर सकते हैं। ब्राउज़र क्लाइंट साइड कैशिंग, तो ब्राउज़र पे भी आप कैशे कर सकते हैं और वो करनी भी चाहिए। इससे आपका TTFB बहुत इम्प्रूव होता है, और ख़ास करके रीविजिट के टाइम। ऑब्जेक्ट कैशिंग, डेटाबेस क्वेरीज और API कॉल जाती है उनकी भी कैशिंग कर सकते हैं, तो सर्वर प्रोसेसिंग टाइम भी इम्प्रूव होगा। कैसे क्वेरी पैरामीटर टू इफ़ कंटेंट सेम, तो क्या होता है UTM वगैरह जो भी हम कैंपेन चलाते हैं तो उन पे कैशिंग बाय डिफ़ॉल्ट कैशिंग होनी चाहिए, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट पेज की कैशिंग है तो उसकी भी अपने आप हो जाए। तो अगर उसे हिट करें तो वो नया हिट ना माने, उसे वो वही पुराना हिट की तरह कंसीडर करे, तो बाईपास कर देते हैं। ये भी एक सेटिंग होती है। CDN बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करते तो उन्हें बताना पड़ता है कि इन UTM पैरामीटर के लिए आप कर दीजिए कैशिंग। अनेबल कंप्रेशन, तो लार्ज रेस्पॉन्स कैन डिले द फर्स्ट बाइट, यूज ब्रॉडली gzip कंप्रेशन फॉर ऑल द रिसोर्सेज टू रिड्यूस साइज एंड स्पीड अप। तो कंप्रेशन क्या करता है, फाइल को बहुत छोटा कर देता है, फिर वो तभी जब यूज़ करते हैं तब डाउनलोड करके वो यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि वो जो लोड होती हैं चीज़ें बहुत फास्ट हो जाती हैं, तो इसका तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमने देखा है। अर्ली हिंट्स, प्री लोड, प्री कनेक्ट, प्री फैच, ये आपको HTTP हेडर जो भेजते हैं उसके साथ भेजने हैं। इसके अपने फ़ायदे हैं, इसे बोलते हैं अर्ली हिंट्स। तो जैसे कि इनिशियल कनेक्शन है वो जल्दी बन जाएंगे, जैसे DNS कनेक्शन है वो जल्दी बन जाएंगे, और नेक्स्ट पेज है वो जल्दी ओपन हो जाएगा, राइट। और जो क्रिटिकल CSS JS हैं वो जल्दी ओपन हो जाएंगी, क्योंकि इससे LCP भी इम्प्रूव होगा। तो ये हेल्प करता है ब्राउज़र स्टार्ट लोडिंग क्रिटिकल रिसोर्सेज बिफोर द मेन सर्वर रेस्पॉन्स इज़ रेडी। तो वो जब तक सर्वर रेस्पॉन्स दे कि भाई हाँ ये ले जाओ अपनी फ़ाइल, तब तक ये कनेक्शन बना के रख लेते हैं, ये फ़ायदा है। इसलिए इसे अर्ली हिंट्स बोला जाता है, HTTP 103। अब है थर्ड पार्टी API कॉल्स, तो एक्सटर्नल APIs एड्स और ट्रैकिंग कॉल्स कैन डिले सर्वर रेस्पॉन्स, लोड दैम एसिंक्रोनसली और डिफर वैन पॉसिबल। तो कुछ फाइल्स को हमें सिंक करना पड़ता है, कुछ को एसिंक, कुछ को डिफ़र। तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरह की फाइल्स को सिंक करते हैं। HTML पार्सिंग पॉजेज, script.js डाउनलोड एंड एग्जीक्यूट, HTTP पार्सिंग रिज्यूम्स। एसिंक में उसको वो इमीडिएटली वो करता है, सिंक के केस में वो रिज्यूम कर देता है HTML पार्सिंग, जैसे ही वो डाउनलोड हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, वैसे ही वो पार्सिंग चालू कर देता है। डिफ़र में वो आफ्टर पार्सिंग करता है, तो यानी कि कौन सी फ़ाइल कब लोड होगी। अगर मान लो कोई क्रिटिकल JS है, उसे आपको पहले ही लोड कराना होगा, और जैसे कि मान लेते हैं गूगल एनालिटिक्स है, अब वो बैकएंड में चलता रहे, आपकी मेन फाइल्स को वो रोके ना, तो उसके लिए हम डिफ़र यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए ये थर्ड पार्टी कॉल्स जो हैं, गूगल एनालिटिक्स हुआ और फेसबुक पिक्सल्स हुए, इनको डिफ़र किया जाता है या एसिंक किया जाता है, ताकि वो क्रिटिकल JS CSS HTML फाइल्स को ब्रेक ना करें, उसे स्टॉप ना करें। तो ये चीज़ें भी हमें आप सेटअप करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। डेटाबेस को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस भी कैलकुलेट होता है आपका सर्वर प्रोसेसिंग में। ऐड प्रॉपर इंडेक्सेस, रिड्यूस कॉम्प्लेक्स जॉइंस, कैशे फ्रिक्वेंट क्वेरीज, क्लीन अनयूज्ड डेटा, इफ़ TV टाइम आउट, स्लो सो फॉल बैक पेज। अब हम बात करते हैं सर्वर साइड रीडायरेक्ट्स की। रीडायरेक्शन अगर लगा हुआ है तो उसका भी टाइम लगता है।
चाहे से 40-50 MSE लगे, लेकिन लगता तो है। अगर मोर देन वन रीडायरेक्शन है तो और टाइम लग जाएगा। तो रीडायरेक्शन को अवॉइड करना है। कोई भी JS CSS HTML फाइल में रीडायरेक्शन ना देखे, नहीं तो टाइम लगेगा। ईच रीडायरेक्ट एड्स DNS लुकअप, TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश, TCP TLS एंड सीक एंड सर्वर प्रोसेसिंग टाइम। तो अगर मान लो इस पर हिट किया तो ये सारे काम होंगे, फिर बोलेगा भाई ये तो रीडायरेक्ट हो गया, फिर ये हिट होगा तो फिर दोबारा से ये काम करने पड़ेंगे। तो डबल एक तरह से टाइम लग जाएगा और वो जो TTFB है वो बढ़ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ये थोड़ी इन डेप्थ एनालिसिस है। और कॉन्टैक्ट, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर techcans.com पे पूछ सकते हैं। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या कहता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गूगल का। वो ये कह रहा है कि रिडायरेक्ट टाइम, सर्वर वर्कर टाइम, TNS कनेक्शन, TLS रिक्वेस्ट अप अंटिल पॉइंट एट विच द फर्स्ट बाइट ऑफ रेस्पॉन्स हैज़ अराइव्ड। तो तब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती, तब तक TTFB ट्रिगर नहीं होता है। तो ये TTFB है इन सब का सम। इसको और डिटेल में जानना चाहें तो आपको ये पैराग्राफ समझना होगा कि रीडायरेक्ट होता है सर्विस वर्कर। बहुत सारे CDN यूज़ करते हैं, तो उसका भी अपना टाइम है। यहाँ से फिर फैच स्टार्ट हुआ, कैशे, DNS, फिर TCP TLS, इन दोनों का मिक्स। अगर क्विक यूज़ कर रहे हो तो वो, फिर रिक्वेस्ट गएगी अब आपकी HTTP। जब तक रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स आए, अर्ली एंड्स अपना काम चालू कर देता है। फिर ये रेस्पॉन्स करता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर लोड होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। इसको ज़्यादा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप छोड़ दीजिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिएगा।